प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है और इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से मैं आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, उसके साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग और इलिमिनेशन टेक्निक बताता हूं। और ये आप भरोसा कर सकते हैं कि अगर आप इस सीरीज को लगातार देख रहे हैं तो आप अपने सहपाठियों की तुलना में 8 से 10 क्वेश्चन या फिर 12 क्वेश्चन अधिक सॉल्व करने की स्थिति में जरूर होगी, क्योंकि इसके माध्यम से जो हम आपको इलिमिनेशन टेक्निक बताते हैं, ये ट्रस्टेड इलिमिनेशन टेक्निक सबको पता नहीं होती है। और अगर आपको पता हो जाए तो आप डेफिनेटली वैसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे जहां पर कि आपकी जानकारी बहुत सीमित है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आज की पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहिंग्या मुसलमान मूलतः म्यांमार के रखाइन प्रांत से जुड़े हुए हैं। अब अगर आपको इस प्रश्न की जानकारी नहीं है तो इसका मतलब कि आपकी तैयारी ही अप टू द डेट नहीं है, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान का जो मुद्दा है वो पिछले साल, इवन इस साल भी बहुत चर्चा में रहने वाला मुद्दा है। 2020 के बाद से योग है कि वैश्विक स्तर पर अगर कोई सबसे अधिक चर्चित मुद्दा है तो उनमें से एक मुद्दा यह है। तो रोहिंग्या मुसलमान मूलतः म्यांमार के रखाइन प्रांत से जुड़े हुए हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, भारत के गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 40 से 50 हजार रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। ये बांग्लादेश से भारत पहुंचे हैं। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संधि 1951 पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सा सही है? अब एक बात समझ लीजिएगा आप लोग कि म्यांमार, बांग्लादेश और भारत, ये तीनों इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। और अगर भारत इस पर कोई भी एक्शन लेता है तो भारत का जो जियोपॉलिटिक्स है साउथ ईस्ट एशिया का, ये प्रभावित होता है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आपको भरोसा करना होगा कि आपको थोड़ा सा भी और मेहनत करंट अफेयर पे जरूर करना होगा। अब आइए यहां पर इलिमिनेशन क्या काम कर सकता है। देखिए, सबसे पहले कि रोहिंग्या मुसलमान मूलतः म्यांमार के रखाइन प्रांत से जुड़े हुए हैं। अब ये चूंकि किसी भी न्यूज़पेपर में आप पढ़ेंगे तो उस न्यूज़पेपर में ये पॉइंट तो जरूर ही आ जाएगा कि रखाइन प्रांत से जुड़े हुए हैं, रखाइन प्रांत से ही उनका ट्रांसलोकेशन हुआ है। तो ये जानकारी एक बेसिक जानकारी है जो कि सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट को होती ही होती है। अब यहां सेकंड में देखिए, भारत के गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग, यूपीएससी में जब भी लगभग डेटा दिया जाता है, लगभग शब्द दिया जाता है, मतलब एक्यूरेट नहीं, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो ऐसे में संभावना रहती है कि वो लगभग वाला स्टेटमेंट मैक्सिमम केस में सही होगा। तो कह रहा है कि भारत में गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 40 से 50 हजार रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। ये बांग्लादेश से भारत पहुंचे हैं। तो भाई ये तो सभी जानते हैं कि रोहिंग्या शरणार्थियों के आने का जो रास्ता रहा है वो म्यांमार से भाग करके बांग्लादेश आए, फिर बांग्लादेश से धीरे धीरे भारत के अन्य क्षेत्रों में प्रवास किए हुए हैं। तो यह रास्ता तो सही है और लगभग लगा करके यूपीएससी एग्जामिनर ने इस स्टेटमेंट को भी सही करा दिया है। अब लगभग का मतलब है कि अगर 30,000 से प्लस है तो भी सही है, अगर 60,000 के आसपास है तो भी सही है। तो लगभग जब भी डेटा आपको यूपीएससी के एग्जाम में दिखे, आप मैक्सिमम केस में उसको सही मान करके आगे बढ़ेंगे। अब आइए तीसरा देखते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संधि 1951 पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार संधि जब हस्ताक्षर की गई तो उस हस्ताक्षरित संधि में जो आर्टिकल नंबर 4 था, इसमें यह प्रोविजन किया गया था कि दुनिया का कोई भी देश अगर संयुक्त राष्ट्र मानव शरणार्थी संधि पर हस्ताक्षर करता है तो वह कहीं भी दुनिया का कोई भी शरणार्थी अगर दावा करता है कि मैं इस देश में प्रताड़ित हूं और मैं इस देश में शरण चाहता हूं, तो इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला देश उस व्यक्ति को शरण देने के लिए बाध्य होगा। तो अब यहां पर है कि
प्रश्न कह रहा है कि क्या भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया है। यह स्टेटमेंट है, डेफिनेट स्टेटमेंट है कि यहां भारत ने किया ही है। जब भी डेफिनेट स्टेटमेंट होता है तो मैक्सिमम केस में, अगर वह करंट अफेयर का है तो मैक्सिमम केस में वो गलत होता है। तो भारत ने शरणार्थी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। हालांकि भारत उसके बावजूद दुनिया, भारत के आसपास के कोई भी शरणार्थी जो भारत में आकर के बसे हैं, जैसे श्रीलंका से तमिल शरणार्थी आए, अफगानिस्तान पाकिस्तान से जो हिंदू शरणार्थी आए, बांग्लादेश से जो चकमा शरणार्थी आए, या फिर म्यांमार से भी रोहिंग्या शरणार्थी आए हैं, इन सब को भारत ने अपने यहां रहने दिया है। भारत ने किसी को निकाला नहीं है। लेकिन भारत इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करता है, इससे भारत पर बाध्यकारी दबाव नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन भारत एक वैश्विक जिम्मेदारी के तहत, एक जिम्मेदार देश होने के नाते इन शरणार्थियों को अपने यहां रखे हुए हैं। तो तीसरा ऑप्शन गलत है। तो जैसे ही तीसरा ऑप्शन गलत हुआ, आपका आंसर निकल गया 1 और 2। क्लियर हो गया। अगर आपको ये नहीं पता है तो इसके बारे में पूरी न्यूज की जानकारी आपको जरूर कर लेनी होगी एग्जाम में जाने से पहले। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और यह भी आपको बहुत बढ़िया से इवन आता भी होगा। कह रहा है कि चीन की सरकारी मीडिया के द्वारा भारतीय सीमा के पास काराकोरम पठारी क्षेत्र में सिंजियांग सैन्य कमान के द्वारा किए गए एक छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली रक्षा मिसाइल प्रणाली के परीक्षण का फुटेज प्रसारित किया गया है। अब देखिए, ये जो घटना है ये बेसिकली पिछले साल के 15 अगस्त की घटना है। जब भारत 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता का दिवस मना रहा था, उस समय चीन भारत की सीमा पर भारतीयों को उस्काने की कार्यवाही कर रहा था। तो अब प्रश्न कह रहा है कि कहां? काराकोरम पठारी क्षेत्र में। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि काराकोरम पठारी क्षेत्र में चीन की जो सिंजियांग सैन्य कमान है, इसने सतह से हवा में मार करने वाली एक रक्षा मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया है। पहला स्टेटमेंट यह हो गया। दूसरा, भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। अब यहां पर आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा कि क्या भारत से होकर के इतनी किलोमीटर लंबी सीमा जाती है? जाती है तो क्या भारत का जम्मू कश्मीर राज्य चीन के साथ, वर्तमान में जम्मू कश्मीर यूटी है, यह यूटी क्या चीन के साथ सीमा साझा करता है? बहुत ही ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको ट्रैप कर देंगे, क्योंकि चीन के साथ सीमा साझा करने वाला जो मैप आपको अब तक याद है, वह जब से ये आर्टिकल 370 को हटाया, रिमूव किया गया है, तब से जो नया नक्शा बना है यूटी का, लद्दाख का अलग और जम्मू कश्मीर का अलग, तब से आप लोगों को थोड़ा सा उस मैप को फोकस करके देखने की जरूरत है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ट्रैप किया जा सकता है यूपीएससी के द्वारा। तो क्या जम्मू कश्मीर साझा करता है? हिमाचल प्रदेश साझा करता है, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है। तीसरा, गलवान घाटी अक्साई चीन में है। यह एक डेफिनेट स्टेटमेंट है कि गलवान घाटी अक्साई चीन में अवस्थित है। अब यह आपको पता होना चाहिए, इतना विवादित मुद्दा रहा है कि लगभग हर व्यक्ति को इस न्यूज के बारे में जानकारी है। तो इस न्यूज से जुड़े हुए पूरे लोकेशन आपसे पूछे जा सकते हैं। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के नजदीक स्थित है। अब यह गलवान घाटी का लोकेशन बताया जा रहा है कि यह भारत के लद्दाख और अक्साई चीन, जो कि भारतीय क्षेत्र था जिस पर कि चीन का कब्जा है अभी, उसके बीच में अवस्थित है। अब आप लोग खुद ही बताएंगे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आइए मैं आप लोगों को एक मैप दिखाता हूं। यहां देखिए, ये विवाद के कुछ प्रमुख क्षेत्र रहे हैं जो भारत और चीन के बीच, कुछ जहां पर कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद है। पहला है पेंगोंग त्सो लेक। पेंगोंग त्सो लेक जो है, यह भारत और चीन के बीच में विवाद का एक मुद्दा रहा है। ये देखिए, ये पेंगोंग त्सो लेक है, झील है। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अर्थात LAC
ये दोनों देश के बीच में सहमति बनी हुई है कि जब तक सीमा विवाद सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक इस लाइन के इधर चीनी सेना रह सकती है और इस लाइन के इधर भारतीय सेना रह सकती है। यह अस्थायी एक समझौता है, ठीक है। तो इस ध्यान से अगर देखेंगे आप लोग तो पैगोंग त्सो लेक जो है, पैगोंग त्सो झील है, वो बहुत बड़ी झील है। वह झील के बीचों बीच से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पास करता है। तो झील के बीचों बीच से पास करता है, तो इस झील को लेकर के भारत और चीन के बीच विवाद रहता है। कभी चीन यहां तक दावा कर देता है, कभी यहां तक दावा कर देता है, और भारत उसके दावे को हमेशा खंडित करते रहता है। तो एक तो ये विवाद का इशू है, ठीक है। दूसरा विवाद का इशू है गलवान घाटी। अब गलवान घाटी कहां है ये देख लीजिए, ये है गलवान घाटी। यहां एलएसी लाइन आपको ये दिख रहा है, ये एलएसी लाइन है, ठीक है। और एलएसी लाइन के इस साइड में अक्साई चीन है, जो भारत का क्षेत्र है, जिस पर कि चीन का भी वर्तमान में कब्जा है। और दूसरा इसके इधर देखिए लद्दाख रीजन है। तो इस लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में कौन घाटी उपस्थित है? गलवान घाटी। गलवान घाटी कहां है? अक्साई चीन और लद्दाख के बीच में। अक्साई चीन जो कि भारत का क्षेत्र है, जिस पर कि चीन का कब्जा है, और इन दोनों से सट करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जाता है। और इसीलिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ जुड़ा हुआ गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों का विवाद हुआ था। तो इस तरीके से यहां पर देखिए कि गलवान घाटी अक्साई चीन में है। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के नजदीक स्थित है। यह स्टेटमेंट क्या हो जा रहा है? यह स्टेटमेंट सही हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। और आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो फिर इसका मतलब कि आपकी तैयारी अप टू द डेट नहीं है। गलवान फेस ऑफ बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। तो थर्ड ऑप्शन तो आपका सही हो गया। थर्ड ऑप्शन तो कौन सा सही है? तो ये गलत हो गया, ठीक है। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। गलवान घाटी हमने देख लिया। फिर चीन के साथ विवाद का एक दूसरा क्षेत्र है डोकलाम। अब ये डोकलाम कहां है? ये देख लीजिए, डोकलाम यहां पर है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा भूटान, और ये भारत का सिक्किम प्रांत है, सिक्किम राज्य है। और भारत का ये जो सिक्किम है, इधर भूटान है, और ये चाइना का कंट्रोल्ड रीजन है। इन तीनों का जो ज्वाइंट स्थल है, जहां पर भारत का सिक्किम, चीन और भूटान तीनों मिलते हैं, वह क्षेत्र है डोकलाम पठार। बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। जहां पर भारत का सिक्किम राज्य, चीन और भूटान तीनों मिलते हैं, वह क्षेत्र कहा जाता है डोकलाम पठार। और इस डोकलाम पठार में यह भी बहुत विवादित क्षेत्र है। यहां पर भी आपको पता होना चाहिए 2012-13 में यहां पर विवाद हो चुका है। भारत की सेना ने वहां जाकर के चाइना को आगे बढ़ने से रोका था। तो यह भी एक विवादित क्षेत्र है, इसको भी चीन अपना मानता है, ठीक है। अब आगे एक और क्षेत्र है, और वो है तवांग। तवांग बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का अधिकांश हिस्सा तवांग कहलाता है। इस पूरे अरुणाचल प्रदेश के रीजन को चाइना कहता है कि यह पूरा, देखिए यहां का ये जो लोकेशन है उसी को बड़ा करके दिखाया गया है, यह दक्षिणी तिब्बत का भाग है। दक्षिणी तिब्बत, और दक्षिणी तिब्बत का मतलब है कि वह तिब्बत का भाग है, और तिब्बत चीन का अपना पार्ट है। तो इसीलिए तिब्बत की भूमि होने के कारण यह पूरा तवांग का क्षेत्र चीन का क्षेत्र है। दरअसल चीन के साथ हमारी एक जो समस्या है कि जो ब्रिटिशर्स और तिब्बत की सरकार के साथ 1914 में जो एग्रीमेंट हुए थे, सीमा संबंधी समझौता हुआ था मैकमोहन लाइन का, अब वो चीन कहता है कि वहां पर हमारी सरकार के साथ तो समझौता ही नहीं हुआ था। वो तिब्बत की सरकार को मान्यता ही नहीं देता है, कहता है कि तिब्बत की सरकार कोई है ही नहीं, वो तो मेरा अपना क्षेत्र था, वहां पे कोई एक रीजनल पार्टी के साथ आपने एग्रीमेंट कर लिया। तो वो तिब्बत की सरकार को अनुमति मान्यता नहीं देता है, और तिब्बत की सरकार के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट का 1914 में एग्रीमेंट हुआ था, तो वो उस एग्रीमेंट को मानता ही नहीं है। इसीलिए इन सभी क्षेत्रों में चीन अपना कब्जा मानता है, और ये सभी क्षेत्रों को विवादित मानता है। तो विवाद का क्षेत्र है पहला पैगोंग त्सो लेक, जहां से कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पास करती है।
दूसरा गलवान घाटी देख लिया आपने, तीसरा डोकलाम प्लेट्यू जो तिब्बत भूटान और भारत के सिक्किम के बीच में अवस्थित है, और चौथा है तवांग अरुणाचल प्रदेश। तो ये क्षेत्र जो है विवादित क्षेत्र है। अब यहां पे आइए, सेकंड क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। यह स्टेटमेंट सही है, भारत और चीन के बीच में 3488 किलोमीटर लंबी सीमा ही लगती है। अब आपके लिए टास्क है कि भारत की जो भी बाउंड्री जिन देशों के साथ लगती है, यह कितनी कितनी किन के साथ लगती है, ये आपको याद कर लेना है। अगर बिना याद किए गए तो मान के चलिए कि आपसे एक क्वेश्चन मिस हो रहा है, तो ये डेफिनेट याद कर लेना है। तो चीन के साथ हमारी इतनी किलोमीटर सीमा लगती है, लेकिन अब आपको बताना है कि क्या जम्मू कश्मीर चीन के साथ सीमा, जो वर्तमान का जम्मू कश्मीर यूटी है, यह क्या चीन के साथ सीमा साझा करता है? ये आपके लिए होमवर्क हुआ, ठीक है। जैसे ही आप इसको सही करेंगे, इसका आंसर बताएंगे, आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि 3 तो हम पहले ही बता चुके हैं कि 3 सही है। तो ये आप लोग इसका इस क्वेश्चन का, भारत चीन सीमा वाला क्वेश्चन का कमेंट में आंसर बताएंगे कि क्या जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर यूटी चीन के साथ सीमा साझा करता है। इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो उसके बाद सीधे आंसर निकल जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में वहां पर परिसीमन काम कर रहा है, परिसीमन आयोग काम कर रहा है, और चुनाव कराने के लिए परिसीमन कराया जा रहा है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में जो चुनाव अधिकारी हैं या जो चुनाव से संबंधित जो भी कार्यवाहियां हो रही हैं, वह चर्चा में बनी रह रही हैं। तो आइए इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी हृदयेश कुमार ने एक बड़े फैसले में घोषणा किया है, क्या किया है कि आयोग ने कश्मीर से बाहर के लोगों को भी मतदान का अधिकार दिया है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सिंपल है और बहुत ही क्लियर है कि जो वहां के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, ये ध्यान रखना है, अगर यूपीएससी ने कोई नाम दे दिया अपने क्वेश्चन में, तो वो नाम आप ये मान के चलेंगे कि मैक्सिमम केस में वो नाम गलत होगा। तो यहां जैसे नाम दिया गया है हृदयेश कुमार, अगर यूपीएससी ये क्वेश्चन बनाएगा तो यूपीएससी डेफिनेटली उसको गलत बनाएगा, ठीक है। हमने इसको सही बनाया है, इसलिए सही बनाया है ताकि मैं यहां आप लोगों को सामने से समझा सकूं कि यहां पे मैं सही बना रहा हूं, लेकिन यूपीएससी इसको गलत बनाएगा। अगर यूपीएससी ने कोई नाम लिखा, कोई कमेटी के व्यक्ति का नाम लिख दिया, किसी के नाम का रेफरेंस दिया, तो वो डेफिनेटली मैक्सिमम केस में गलत होगा। तो ये हृदयेश कुमार ने क्या कहा है कि अब जो जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग हैं, उनको भी मतदान का अधिकार है। यह स्टेटमेंट सही है कि गलत है? डेफिनेटली यह स्टेटमेंट सही होगा ना, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब से आर्टिकल 370 हटा है, तब से अब वहां का जो स्थानीय प्रतिनिधित्व होता था, स्थानीय जो लोगों का अधिकार होता था, वह सीमित हुआ है। बाहर के लोगों को भी अब वहां पर नागरिकता मिलने लगी है। बाहर के लोग भी वहां पर आकर के अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो वहां पर स्थायी तौर पर रह रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो डेफिनेटली सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, जम्मू कश्मीर जनप्रतिनिधि कानून 1957, इसके तहत सभी को विधानसभा चुनावों में मतदान का अधिकार था। अब ये आप लोग बताएंगे कि क्या जम्मू कश्मीर में इस एक्ट के तहत 1957 के कानून के तहत, 1957 में ही बेसिकली उनका संविधान लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। तो इस एक्ट के तहत क्या बाहर के लोगों को भी जम्मू कश्मीर में वोट करने का अधिकार दिया गया था? विधानसभा चुनाव में वोट करने का अधिकार दिया गया था? अगर आपने लगातार इन सब चीजों से अपडेट है तो आपको पता है कि नहीं, 1957 के बाद वहां किसी भी गैर जम्मू कश्मीर के लोगों को वोट का अधिकार नहीं था। और ये 2019 के बाद जब सरकार ने धारा 370 को रद्द किया है, तब से फिर जो बाहर के लोग वहां पर स्थायी तौर पर बसे हुए थे, अब उनको पहली बार वोट का अधिकार मिला है। तो यहां पर वोट का अधिकार था, यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग
15 के अनुसार अनुच्छेद 324 से 329 में देश की चुनाव प्रणाली का प्रावधान है। दरअसल ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया कि आप नोटिस कर सके कि यहां से भाग और प्रमुख अनुच्छेद भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली पूछ लेता है और उसमें बिना अनुच्छेद की जानकारी के, बिना भाग की जानकारी के वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो आपको प्रमुख भाग, भाग तो खैर सभी, और प्रमुख अनुच्छेद जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां देखिए कि भारतीय संविधान में भाग, अब ये प्रश्न डिमांड नहीं कर रहा है कि आपको पता ही हो, क्योंकि जैसे ही आपने 2 नंबर ऑप्शन को गलत मारा तो देखिए आपका क्या हो गया, आंसर निकल गया। लेकिन तीसरा नंबर ऑप्शन इसलिए रखा गया है ताकि आपको पॉलिटी में पढ़ना क्या है इसके लिए अवेयर किया जा सके। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये डेफिनेट सही है कि संविधान का भाग 15 जो है देश की चुनाव प्रणाली से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये आपको पढ़ के जाना है, सिर्फ भाग 15 नहीं, जितने भाग है वे सभी भाग आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहां देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली जो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आता है या अन्य जो डेटा आते हैं, तो कोविड-19 के बाद जो भी परिवर्तन हुए हैं उससे जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। बेसिकली ये पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे से जुड़ा हुआ ये डेटा कुछ इसमें यहां पे आपको दिए गए हैं। कह रहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय अरबपतियों की संख्या में वृद्धि हुई है। बड़ा आश्चर्य की बात है ना, कोविड-19 में सबकी संपत्ति घट रही है, बिजनेस ठप है, लोगों के कामकाज बंद हैं, और प्रश्न का स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़ गई। ऐसा हो सकता है? मतलब अजीब सा नहीं लग रहा है सोचने के बाद कि दुनिया भर के अरबपति की संख्या आय घट रही है तो भारत में अरबपतियों की संख्या कैसे बढ़ जाएगी? वाह, क्या क्वेश्चन बनाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान की अंतरिम रिपोर्ट राज्यों द्वारा किए गए श्रम सुधारों के प्रभाव का आकलन व अध्ययन करती है। अब यहां पर एक वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान की रिपोर्ट के बारे में चर्चा की गई है। यह जो संस्थान है किस पर चर्चा करती है? राज्यों द्वारा जो श्रम सुधार किए गए हैं उसके बारे में चर्चा करती है। तो वीवी गिरी श्रम संस्थान किसके बारे में चर्चा करती है? अगर आपने इस संस्थान के बारे में नहीं पढ़ा है, चलिए मैंने मान लिया आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये तो नाम में लिखा हुआ है कि वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, तो श्रम संस्थान है तो क्या करेगी? श्रम संस्थान श्रम सुधार के बारे में काम करेगी, उसके बारे में अध्ययन करेगी। तो केंद्र के बारे में, केंद्र के श्रम सुधार, राज्य के श्रम सुधार, दोनों के बारे में अध्ययन करेगी, क्योंकि ये तो अध्ययन करने वाली ही संस्था है तो सभी का अध्ययन करेगी। तो कोई अजीब सा स्टेटमेंट नहीं हुआ। तो कह रहा है कि राज्यों द्वारा किए गए श्रम सुधार के प्रभाव का आकलन व अध्ययन करती है। तो कर सकती है भाई, कर सकती है, तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, ये तो एकदम सही होने वाला स्टेटमेंट है ना। डेफिनेटली ऐसे स्टेटमेंट यूपीएससी देता है जिसमें कि अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो वो नहीं भटकेगा, वो स्टेटमेंट को पढ़ते ही समझ जाएगा कि ये सही है स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 1980 से 1900 के बीच सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की प्रत्येक 1% में लगभग 2 लाख नई नौकरियां पैदा की। अब ये एक जो डेटा है, ये डेटा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है आपके बेंच के एग्जाम के लिए और प्रीलिम्स के लिए भी। कह रहा है कि 1980 से 1990 के बीच जब हमारी जीडीपी 1% एक्स्ट्रा बढ़ती थी तो हमारे देश में लगभग 2 लाख नई नौकरियां पैदा हो जाती थी। अगर जीडीपी 2% एक्स्ट्रा बढ़ गई तो हमारे यहां 4 लाख नई नौकरियां सृजित हो गई। ये 1980 से 1990 के बीच का दौर बताया जा रहा है। पीछे का इकोनॉमिक सर्वे एक और इसी में आगे कंक्लूड करता है, लेकिन ये जो नौकरियों का सृजन का दर था 1990 के बाद घट गया और 1990 से 2000 के बीच जीडीपी में जो 1% वृद्धि होती थी तो यहां जो 2 लाख जनसंख्या, 2 लाख नई नौकरियां पैदा होती थी वह घट करके 1 लाख हो गई। अर्थात 1990 से 2000 के बीच में जीडीपी में 1% की वृद्धि दर हमारे यहां 1 लाख एक्स्ट्रा नौकरियां पैदा करती थी। तो सोचिए
कि नौकरियों का सृजन का दर घट रहा है। हालांकि 1980 1990 के बाद से जीडीपी की वृद्धि की दर बढ़ी है, लेकिन नौकरियों का सृजन का दर घटा है। इसी को कहा जाता है जॉबलेस ग्रोथ, रोजगार विहीन समृद्धि। तो रोजगार विहीन समृद्धि से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो उसको कैसे बताएंगे आप? कोई डेटा बताएंगे? तो ये डेटा बता रहा है। तो ये डेटा एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो ये डेटा अगर एग्जाम में आएगा तो गलत आएगा। यहां हमने इसको सही लिया है, यहां हमने सही लिया है ताकि आपको बता सके कि यूपीएससी सही डेटा मैक्सिमम टाइम में नहीं देता है, मैक्सिमम टाइम में वो गलत डेटा का यूज करता है। लेकिन मैं आपको सही बता करके यह इंडिकेट करा देना चाहता हूं, उस पर चर्चा कर लेना चाहता हूं कि एक नई जानकारी भी आपको मिल गई, और यूपीएससी के एग्जाम में जब प्रीलिम्स में आप जाएंगे तो ये सावधानी रखेंगे। ठीक है, अब यहां पे आते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। पहला वाला स्टेटमेंट, पहले वाले स्टेटमेंट अगर आप लोगों ने पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था, न्यूज़पेपर में भी काफी चर्चा में रहा कि कोविड-19 के दौरान भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़ गई। मैं शुरू में थोड़ा हंस रहा था, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि ये दुनिया का एक अजूबा देश था कि जहां दुनिया के देशों में, अन्य देशों में अरबपतियों की संख्या घट रही थी, हमारे यहाँ कोविड-19 के दौरान नए नए अरबपति पैदा हो रहे थे। आपदा में अवसर सुना है आप लोगों ने ना? हमारे प्रधानमंत्री जी का ये एक स्टेटमेंट था, आपदा में अवसर। तो हमारे यहाँ के अरबपतियों ने इस आपदा में अवसर ढूंढा और दुनिया का जो एक सप्लाई चेन था उसमें बड़ी भूमिका निभाते हुए अपने आय को बढ़ाया, देश की आय को, देश की जीडीपी को बढ़ाने में भूमिका निभाई। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस तरीके से 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। अब देखिए, ये यूपीएससी का 2021 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। आपको पता है कि मैं एक पीवाईक्यू भी शामिल करता हूं अपने इस डिस्कशन में, ताकि आप लोगों को बता सकूं कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसा पूछता है। अब प्रश्न क्या है कि आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? अब अगर आपको यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है तो इसका मतलब क्या है कि यूपीएससी डिमांड करता है कि आपको आर्थिक मंदी शब्द की परिभाषा आती होगी। क्या इसका अर्थ हुआ कि यूपीएससी आपसे बड़े बड़े इकोनॉमिकल डेटा नहीं पूछ रहा है, इकोनॉमी का कोई रिसर्च पेपर नहीं पूछ रहा है, तो बेसिक कंसेप्ट पूछ रहा है कि आर्थिक मंदी आती है तो आप क्या करेंगे, आर्थिक मंदी आएगी तो देश क्या करेगा, सरकारें क्या करेंगी। ठीक है, क्योंकि आर्थिक मंदी का दौर भी था कोविड-19 के बाद, तो यूपीएससी ने एक बेसिक सा इकोनॉमी का कंसेप्ट पूछा है। तो इकोनॉमी के जो क्वेश्चन आते हैं वे बेसिकली एक बेसिक टर्म्स, बेसिक कंसेप्ट पर ही पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इकोनॉमी में रिसर्च नहीं करने हैं, बेसिक कंसेप्ट को तैयार करना है। ठीक है, अब आर्थिक मंदी अगर आती है तो आर्थिक मंदी का तात्पर्य क्या होता है कि अगर जीडीपी 2 कंसेक्यूटिव मतलब 2 लगातार तिमाहियों में, अर्थात 6 माह में, 6 माह में लगातार जीडीपी के वृद्धि दर में गिरावट रहे, अर्थात निगेटिव बनी रहे, जीडीपी की वृद्धि दर अगर 2 लगातार तिमाहियों में अर्थात 6 माह से अधिक तक में निगेटिव, नकारात्मक बनी रहे तो उसे कहा जाता है मंदी। अब भाई जीडीपी की लगातार जीडीपी निगेटिव हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देश में नए रोजगार काम नहीं कर रहे हैं, देश में आर्थिक लेन देन तेजी से बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, अभी तो जीडीपी गिर रहा है ना। तो जीडीपी को बढ़ाने के लिए, अब जीडीपी गिर रहा है आर्थिक मंदी में, तो जीडीपी को बढ़ाने के लिए इनमें से कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है? पहला, कर की दरों में कटौती। अब सोचिएगा, सरकार अगर टैक्स में कमी करेगी तो टैक्स में कमी करेगी तो लोगों के पास पैसा बचेगा, बचेगा ना, तो लोग क्या करेंगे, पैसा बाजार में खर्च करेंगे, बाजार से सामान खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे तो मांग पैदा होगी, मांग पैदा होगी तो जो बनाने वाली कंपनियां हैं, बनाने वाली कंपनियां वो नई नई डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट बनाने लगेगी। तो जब प्रोडक्ट बनने लगेगा तो फिर जीडीपी बढ़ने लगेगी। जीडीपी क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है। तो वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड सप्लाई बढ़ने लगेगी, उनकी मांग बढ़ने लगेगी, उनकी मौद्रिक मूल्य बढ़ने लगेगी, जीडीपी बढ़ने लगेगी।
साथ ही ब्याज दर में वृद्धि करना। अब यहां पर ये ट्रैप है, ब्याज दर अगर महंगा हो जाएगा, सोचिए बिजनेसमैन को, अगर बिजनेसमैन को कोई नया काम करना है तो उसको सस्ता ब्याज दर चाहिए कि महंगा ब्याज दर। अब बैंक का ब्याज दर महंगा होगा तो बिजनेसमैन बैंक से लोन नहीं लेगा, नहीं लेगा तो नई फैक्ट्री नहीं लगाएगा, नई जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, नया काम कोई नहीं करेगा, तो जीडीपी बढ़ेगी कि रुक जाएगी? रुक जाएगी। तो एक ही ऑप्शन में यूपीएससी ने एक सही स्टेटमेंट दिया और एक गलत स्टेटमेंट दे दिया, तो पहला गायब हो गया। सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि। अब इसको देखिए, सोचिए सरकार, सार्वजनिक परियोजनाओं का मतलब कि सरकार द्वारा जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, सरकार कोई योजना चला रही है या फिर सरकार कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है, रोड सड़क रेल बनवा रही है, इस पर अगर वृद्धि हो जाए तो सरकार वृद्धि अगर करेगी, रोड बनवाने लगेगी, सड़क बनवाने लगेगी, रेल बनवाने लगेगी, तो क्या होगा? इससे लोगों को काम मिलना शुरू हो जाएगा, लोग को काम मिलना शुरू हो जाएगा, साथ ही उनको सैलरी मिलने लगेगी, तो पैसा लोगों के हाथ में आने लगेगा। लोगों के पास पैसा आएगा तो फिर वही लोग क्या करेंगे? पैसा अपनी जरूरत के सामान को खरीदना शुरू कर देंगे, जरूरत की सामान को खरीदने लगेंगे तो फिर उनकी मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो जो बिजनेसमैन है, जिनको लग रहा था कि बाजार में मांग ही नहीं है, इसीलिए बैठे हुए थे, वो क्या करेंगे? फिर चलो भाई अब काम में लग जाओ, मांग आ गई है, पैदा करो, सामान तैयार करो, तो इससे क्या हो जाएगा? जीडीपी फिर से बढ़ने लगेगी, साइकिल बढ़ जाएगा। तो यह स्टेटमेंट सही है, लेकिन कह रहे हैं कि सर्वाधिक, तो तीसरे पे भी आते हैं, कर की दरों में वृद्धि। अब कर का दर, टैक्स ज्यादा बढ़ जाएगा सरकार का, तो लोगों के पास पैसा कम बचेगा, क्योंकि ज्यादा पैसा तो टैक्स में चला जाएगा, तो पैसा कम बचेगा तो फिर सामान कम खरीदेंगे, तो ये तो मंदी को और बढ़ाने वाली बात हो जाएगी। तो तीसरा ऑप्शन अपने आप कैंसिल हो गया। सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी। अब कमी कर दोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, कमी कर दोगे तो मार्केट में पैसा ही नहीं रहेगा, लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो लोग सामान नहीं खरीदेंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर बी को सही करने के लिए आपको इस कंसेप्ट को समझना जरूरी था। तो यूपीएससी जो इकोनॉमी से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ रही है, वो बहुत तुरंखा क्वेश्चन ही पूछ रही है, लेकिन वो आपसे डिमांड करती है कि आप बेसिक कंसेप्ट को जरूर समझें। आइए अगले क्वेश्चन की ओर समझते आते हैं। ये है निम्नलिखित शहर में कौन सा, निम्नलिखित के बारे में कौन सा सही है? नदी है एक तरफ, दूसरी तरफ शहर है। अब कह रहा है कि ये नदी और शहर का मिलान कौन सा सही है, कौन सा गलत है? कह रहा है एडिलेड सिटी। आप लोगों को पता होना चाहिए एडिलेड सिटी कहां है? एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में है। क्या वो टॉरेस नदी के किनारे है? दूसरा है बगदाद, क्या बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे है? तीसरा है बेलग्रेड, डेन्यूब नदी के किनारे। चौथा बॉन, वॉन होना चाहिए था, वॉन, ये राइन नदी के किनारे है। और पांचवा है कराची सिंधु नदी के किनारे। अब ये प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, आप लोग खुद सर्च करके बताएंगे कि इनमें से कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, और सही ऑप्शन आप लोग खुद बताएंगे। ठीक है, ये आपके लिए कमेंट में इसको जरूर आप लोग कमेंट करेंगे कि नदियों के मिलान का कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितने सीरियस स्टूडेंट्स हैं। आइए अगले मैप की ओर चलते हैं। ये एक ऑस्ट्रेलिया का मैप है, मैं आप लोगों को बता नहीं रहा हूं, बता सकता था मैं लेकिन नहीं बता रहा हूं। निम्नलिखित में से, अब ये इंडिया के मैपिंग का क्वेश्चन है। इंडिया के मैपिंग में भी हमने वही लिया है, शहर और नदी। अब शहर है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ शहर क्या अलकनंदा नदी के किनारे है? दूसरा है कटक, क्या कटक महानदी के किनारे है? तीसरा है फिरोजपुर, क्या सतलज नदी के किनारे है? चौथा है जबलपुर, चंबल नदी के किनारे। विजयवाड़ा, गोदावरी नदी के किनारे। अब इन पांचों में कौन कौन से सही है और कौन कौन से गलत है, ये आप खुद से, 1 मिनट का मैं पॉज ले लेता हूं, आप लोग बताएंगे क्या बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे है? ऑप्शन है हाँ है। दूसरा, क्या कटक, तो कटक कहां है? उड़ीसा में। कटक महानदी के किनारे है? ऑप्शन है हाँ है। तीसरा, फिरोजपुर, फिरोजपुर कहां है? पंजाब, किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे।
चौथा है जबलपुर। जबलपुर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। क्या वो चंबल नदी के किनारे है? गलत। जबलपुर किस नदी के किनारे है? जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। पांचवा विजयवाड़ा। विजयवाड़ा किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। विजयवाड़ा क्या गोदावरी नदी के किनारे है? गलत। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। तो इस तरीके से जो भारत के प्रमुख शहर हैं वे किस नदी के किनारे उनकी अवस्थिति है, यह भी आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी अक्सर नदियों के किनारे वाले प्रमुख शहर को लेकर एक स्टेटमेंट बना लेता है। हो सकता है आपसे ऐसे ही मिलान करने का पूछ लिया जाए। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे। तो कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, पीछे जो मैंने वर्ल्ड मैपिंग का क्वेश्चन पूछा है आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो इस तरीके से हमारे इस सेशन से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।